सो हेलो एवरीवन। तो सीधा सीधा बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि 25 डेज ही बचे हुए हैं और पूरा ग्रुप 1 जो है वो हमें रिवाइज करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। रिसेंटली जैन 26 में मैंने अपना ग्रुप 1 पास आउट किया है, तो मैं आपको अच्छी स्ट्रेटजी इसके लिए बता सकती हूँ। तो मैंने कैसे किया था। तो इस समय पर हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या मुझे सब आता है, क्या मुझे सब याद है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या होगा और कैसे करूँ, कैसे एंटायर सिलेबस अगेन रिवाइज करूँ। सबसे पहली चीज़, पहले अपने आप को टेस्ट करो। मैंने इस टाइम पर एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन के पेपर लिखना चालू कर दिया था। यस मैंने पूरा एक बार रिवीजन कर लिया था। उसके बाद मैंने एडवांस अकाउंट्स और टैक्स के जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर आईसीआई जो अनाउंस करता है, या एमटीपी वगैरह है, पीवाईक्यूज है, वो सब लिखा था। तो मुझे पता चला कि मैं किस स्टेज पर हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्टेज पर हो। और अगर बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं या कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है अभी। यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स इन अ डे, तभी आप क्लियर कर पाओगे। देखो, कंसिस्टेंसी अब बहुत ज़रूरी है। अब कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो फिर अगली अटेम्प्ट में रखना। बात करते हैं एडवांस अकाउंट के बारे में कि उसमें आपको 25 दिन के अंदर कैसे रिवाइज करना चाहिए एंटायर सिलेबस एएस के साथ और सारे हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स के साथ। तो देखो, एडवांस अकाउंट्स में ना एएस का पोर्शन है और दूसरा कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, ब्रांच, कैश फ्लो, इन सब का पोर्शन है। तो इन दोनों का ना वेटेज अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो आई थिंक दोनों का वेटेज ना मुझे सेम लगता है। कैसे? क्योंकि एएस जो है उसमें से एमसीक्यूज अगर ज़्यादा पूछते हैं तो ये 14 मार्क्स के इसके सवाल होते हैं डिस्क्रिप्शन। दोनों में से किसी एक चीज़ में पूरी ग्रिप रखो। जैसे कि अगर तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से आते हैं तो यू फोकस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अगर तुम्हें जो है वो कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, ब्रांच, इन सब की अच्छी ग्रिप है तो इस पे फोकस करो। देखो, अभी अगर तुम 40 मार्क्स तक नहीं ला पा रहे हो ना, अगर एक महीना बचा है और एक मॉक टेस्ट देके देखो, अगर इतने भी नहीं आ रहे तो दोनों में से एक चीज़ अपनी पकड़ो और दोनों में से एक चीज़ में ग्रिप करो, अपनी पूरी की पूरी ग्रिप करो। और जो जिसकी ग्रिप यहाँ पर है, मतलब कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, इन सब पे, उसको एएस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एएस ही करने चाहिए। टाइम के हिसाब से चलो, करना सब होता है, इंपॉर्टेंट सब होता है, बट अगर टाइम नहीं है तो कैसे करें। तो टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही ध्यान देंगे हम। तो बस इस हिसाब से जिनको एएस अच्छे से आते हैं तो वो लोग इसके ऊपर तो फोकस करेंगे ही। आई थिंक अमालगमेशन पे थोड़ा कम फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे सवाल है और एग्जाम में हर बार नया सवाल आता है उसमें से। दोनों में से एक चीज़ पकड़ लेना, ठीक है। तो इसकी एडवांस अकाउंट की ये, और मेन चीज़ ये है, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर लिखना। एट द एंड जब 10-12 दिन बचे हो ना, तब आप एटलीस्ट, यार मैं तो कहती हूँ 5 से ज़्यादा मॉक टेस्ट तो लिखना है। जब मॉक टेस्ट में 60-70 नंबर बनेंगे ना, तब एग्जाम में 50 नंबर बनेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मॉक टेस्ट से स्पीड बढ़ती है, तो ये जरूर ध्यान रखना। नाउ बात करते हैं लॉ के बारे में। तो लॉ जो है उसमें आपको अदर लॉज पर ज़्यादा फोकस करना है। अदर लॉज में जीसीए, एलएलपी एंड अपना फेमा, और फॉरेन कंपनी जो है वो तो कंपनीज एक्ट का ही पार्ट है। तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसकी वेटेज चलो 70% इसकी वेटेज है और इसकी जो है वो 30 to 40% है। बट ये मार्क्स देता है, कम पोर्शन है और 40 मार्क्स तक का एग्जाम में आता है। तो टारगेट करना कि अदर लॉस में 40 में से आप एटलीस्ट 25, 27, 30 इतने मार्क्स तो ला ही पाओ। एमसीक्यूज में भी पूछते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी होता है। चलो, इंटरप्रिटेशन अगर छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं। और कंपनीज एक्ट जो है उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स जो है, जैसे कि चार्जेस, डिपॉजिट्स, डिविडेंड्स, ये सारे चैप्टर्स जो है ना वो पूरे पूरे करने चाहिए। और जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, अगर टाइम कम है तो बड़े चैप्टर्स में पहले आईएमपी सेक्शंस जो है वो कंप्लीटली अच्छे से करो, और सारी लिमिट्स, सारी पेनल्टीज नहीं बोला मैंने, सारी लिमिट्स जो है वो अच्छे से याद करना। उनके लिए का शुभम सिंघल सर ने एक वीडियो भी प्रोवाइड की है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो सारी लिमिट्स जो है वो अच्छे से रिवाइज करना लॉ के अंदर। और लिमिट्स अगर याद होगी ना, क्वेश्चन तुमने कभी देखा भी नहीं होगा ना जिंदगी में, फिर भी तुम एग्जाम में उसकी लिमिट्स लिख के 5 में से 2 मार्क्स ला सकते हो। मेरा जो मैंने डिपॉजिट का एक सवाल था, कभी आज तक सॉल्व नहीं किया था, लेकिन मुझे उसकी लिमिट याद थी, मैंने नोट्स से लिमिट पढ़ी थी, और उसमें मेरे 4.5 आउट ऑफ 5 मार्क्स है। तो 4.5 मतलब 0.5 मार्क्स ही काटे हैं मेरे। तो उस पर फोकस रखना अपना। लिमिट्स अगर ऐसा होना तो उसका चार्ट बना के वॉल पे लगा देना। मैंने बहुत लेट किया था ये, वरना मैं एग्जामिशन तक पहुंच सकती थी। आपको मेरी आरटीआई देखनी है तो उसकी वीडियोस मैंने डाली हुई है, यू कैन सी इन माई चैनल, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। बात करते हैं टैक्सेशन। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट को देख के मत डरना सबसे पहले तो। और टैक्स को तो तुम जितना लेते पकड़ोगे ना, उतना वो तुम्हारा टाइम खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा टाइम कब खत्म हो गया। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो पहले जीएसटी के ऊपर, जीएसटी में भी कुछ चैप्टर्स जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, टाइम ऑफ सप्लाई,
वैल्यू ऑफ सप्लाई और अपना पेमेंट ऑफ टैक्स, ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिसके पूरा जो कंपलसरी सवाल होता है उसमें वही चैप्टर्स आते हैं, सबको पता है ये। लेकिन पता नहीं क्यों सब चीज़ें करने में इतना गुम हो जाते हैं ना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको तो साइड में ही कर रख देते हैं, उसमें ग्रिप लानी है। तो इन चैप्टर्स कुछ 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जीएसटी के जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो उसके ऊपर फोकस रखना पहले। और उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से, इनपुट टैक्स क्रेडिट की इस बार केस स्टडी आई थी हमारे एग्जाम में और मेरी पूरी सॉल्व हुई थी क्योंकि मैंने अच्छे से किया था। तो अच्छे से सारे प्रोविजन ऐसा होना, तो इन सब के पहले ना किसी टीचर के जिसका अच्छा लगता हो आपको, उनके लेक्चर देख लेना, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना और उसके बाद खुद से रिवाइज करना। तो जीएसटी के ऐसे कुछ चैप्टर अच्छे से रिवाइज करोगे, तुम्हारा आगे का पोर्शन, जैसे कि आगे के 2 क्वेश्चंस ना तुम अच्छे से टैगल कर लोगे उसको। एंड देन ऑप्शंस वाले, मतलब किसी एक सवाल का ऑप्शन में निकालना होता है ना, उसमें बाकी पोर्शन पूछा होता है, बाकी के 10 चैप्टर में से पूछा होता है। मतलब इंपॉर्टेंट तो 5 चैप्टर बहुत है, बाकी के 10 भी इंपॉर्टेंट है, बट वैल्यू इनको ज़्यादा देना, इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और इसमें थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो टाइम कम है तो इन सारे चैप्टर्स में से जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसमें सब कुछ कर लेना और कुछ चैप्टर्स में प्रोविजन वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चंस देख लेना जीएसटी में। और जीएसटी पे ज़्यादा फोकस करना प्लीज़, टैक्स से ज़्यादा जीएसटी पे फोकस करना। जीएसटी में अगर ज़्यादा स्कोर हो गया ना तो तुम पास आउट हो सकते हो आराम से टैक्स के सब्जेक्ट के अंदर। टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स में सबसे पहले रिटर्न ऑफ इनकम, क्लबिंग और सेट ऑफ एंड अपना टीडीएस टीसीएस, इसको सबसे सबसे पहले अच्छे से करना। आई नो तुम इसको छोड़ने वाले थे, मैंने यही चैप्टर्स क्यों बताए, क्योंकि टीडीएस टीसीएस का 4 मार्क्स का सवाल कंफर्म है, रिटर्न ऑफ इनकम से 4 मार्क्स का सवाल कंफर्म है, एंड क्लबिंग सेटअप से भी एक 6 मार्क्स का सवाल कंफर्म है। तो 14 मार्क्स से तुम्हारे कंफर्म मार्क्स है। तुम्हें देखो इतने वास्ट सिलेबस में तुम्हें कोई आकर ये बता रहा है कि तुम्हारे एग्जाम में इसी में से आएगा, और वो भी बहुत छोटा है और मेजोरिटी स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं, तो तुम क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हें पास होना है तो उसको कवर करना अच्छे से। मैंने अपनी आरटीआई शेयर की है, उसमें आप देखना, मैंने उसमें भी सजेशन दिया हुआ है कि आपको कैसे करना चाहिए, तो उसको मत छोड़ना। एंड बाकी फिर पीजीबीपी सैलरी क्या उन सबको क्या छोड़ देना है? अरे नहीं, छोड़ना थोड़ी है। देखो अभी से मैं आज से तुमको एक चैलेंज दे रही हूँ, आज से लेके एग्जाम तक आप डेली 2-2 सवाल टोटल इनकम के लिख के करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा प्रोविजन जो है वो वीक है। जो प्रोविजन वीक है उसको बुक में वापस जाके खोल कर देखो, ऐसे पीजीबीपी रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारा सैलरी भी रिवाइज हो जाएगा। और सैलरी पीजीबीपी दोनों एक बार अच्छे से पहले रिवाइज भी कर लेना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कूद पड़े। और रेसिडेंशियल स्टेटस, ये भी इजी टॉपिक है और इसमें से भी मेजॉरिटी एग्जाम में सवाल आते हैं। देन हाउस प्रॉपर्टी, दोनों में से एक का आता ही है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं कि जब एंड में एग्जाम टाइम आएगा तो 1.5 डेज का पीरियड होता है, उसमें कैसे रिवाइज करेंगे, तो उसके लिए बाद में वीडियो आएगी। अभी अपना करो, अभी इतना तो कर लो पहले, ये अच्छे से 25 दिन को तो यूटिलाइज कर लो। दिन के 14 आवर्स नहीं पढ़े ना तो कुछ नहीं होने वाला, सबके वीडियोस देखना बंद करो और सब बंद करो, फोन को साइड में रखो और पढ़ना चालू करो, ठीक है? बाय बाय। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।